बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने MD IMF को खुद रब्ता किया है और उनसे अपना खुसूसी रोल प्ले किए जाने के हवाले से दरख्वास्त की है। 30 रोज़ लगभग यानी 1 महीना बाकी रह गया है IMF का प्रोग्राम ख़त्म होने में। वज़ीर आज़म ने उनसे इस्तदा की है कि मुल्क इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, जो आपकी शराइत थी वो लार्जली हमने पूरी कर दी हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से जो खबर रिपोर्ट हो रही है, शहबाज राना साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट, उन्होंने भी इस खबर को रिपोर्ट किया, मुख्तलिफ सोर्सेज भी ये कोट कर रहे हैं कि IMF जो है वो 3 मेजर शराइत रखे हुए है, जिसके अंदर IMF का कहना यह है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट जो रेट है उसके ऊपर डॉलर को मेनटेन किया जाए। इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है इंटर बैंक और ओपन का, उसके मुताबिक स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। फाइनेंस फ्रेंडली जो कंट्री हैं उनसे लोन लिया जाए। बजट के अंदर जो है IMF एक खुसूसी रोल प्ले करेगा और जो IMF कहेगा, जिस तरह से कहेगा उस तरह से बजट बनाना होगा। साथ ही साथ IMF ने एक बड़ी अहम चीज़ जो मेंशन की जा रही है, सोर्सेज भी कोट कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है IMF की जानिब से कि जो पॉलिटिकल हालात उसके बारे में कोट एंड कोट कहा गया है कि वी टेक नोट ऑफ द रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड वाइल वी डू नॉट कमेंट ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वी डू होप दैट अ पीसफुल वे फॉरवर्ड इज फाउंड इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। शहबाज राना साहब ने इस स्टोरी को ब्रेक किया है। बहरहाल आज इसके हवाले से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया बेंच जो था ऑडियो लीक्स तहकीकात के हवाले से उस पर एतराज़ात रेज़ किए हैं। साथ ही साथ मुल्क के अंदर जो है वो नई तंजीमें और पार्टियां बनने का सिलसिला जारी है। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान साहब एक्टिव हैं। ओन चौधरी साहब ने भी मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म के उन्होंने नई जमात बनाने की अर्ज की है। बहरहाल इसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हैं। वेलकम टू द शो फ़ारूक साहब। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म साहब की बातचीत है MD IMF से, इसके हवाले से आपका क्या कॉमेंट है और जो पॉसिबल शराइत सामने आ रही हैं जिनका जिक्र हो रहा है, जो छप रही अखबारात में आ रही हैं, क्या कॉमेंट करेंगे सर? जी, 2 चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी हैं IMF के हवाले से। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारा अग्रीमेंट हुआ था वजारत ख़जाना का IMF के साथ, वो 2019 में हुआ था जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत थी। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि शराइत में कोई तब्दीली आई है। जो शराइत उस वक्त वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान में जिन पे एग्रीमेंट हुआ था, जिन पे साइन हुआ था, शराइत पुरानी ही चली आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वी मस्ट रियलाइज कि IMF का स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है वो जज्बात की बुनियाद पे नहीं चलता, वो अदाद शुमार की बुनियाद पे चलता है। दुनिया में जो मालियाती इदारे हैं जिसमें IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एट द स्टाफ लेवल सब कुछ जो है वो सियासत से बालातर होता है, वो अदाद शुमार पे होता है। जब तक ये मामला बोर्ड लेवल पे नहीं पहुंचते उस वक्त तक इसमें सियासी मुदाखलत जो है वो आप समझिए ना होने के बराबर है। तो बात नहीं है, अदाद शुमार का मामला है, शराइत सब पुरानी। अच्छा, तो फिर से ये फरमाइएगा कि 30 रोज़ जो है वो बाकी रह गए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने खुद इसके अंदर इंटरवीन किया, रोल प्ले किया उन्होंने और अर्ज किया MD साहिबा से कि जी वो भी अपना रोल प्ले करें। आपकी क्या होप है, क्या होगा और आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? सो योर होप एंड योर प्रैक्टिकल अप्रोच। देखिए, ये 9th रिव्यू के थ्रू जा रहे थे, अभी इसके बाद 10 और 11 रिव्यू बाकी रह गया था और 9th रिव्यू हम पूरा नहीं कर पा रहे। हुकूमत का कहना ये है कि आज के दिन और जून के आखिर तक, जबकि माली साल जो हाजिर माली साल है वो खत्म होगा, उसमें जो बैरूनी अदायगियां हैं वो कोई लगभग 3.7 अरब डॉलर की हैं और हुकूमत का ये कहना है कि खजाने में 4 अरब डॉलर से ज्यादा के ज़खायर इस वक्त पड़े हैं। तो जून की 30 तारीख तक हम सेफ हैं, लेकिन जून की 30 के बाद जब नया माली साल शुरू होगा तो मेरी ओपिनियन में देयर इज नो अदर वे आउट बट अ बिगर IMF पैकेज। हमें इससे भी बड़ा IMF पैकेज चाहिए होगा और उसका कोई मुतबादिल नहीं होगा। और उसकी वजह यह है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो अगला माली साल आएगा उसमें जो बैरूनी अदायगियां हैं वो लगभग 41.8 अरब डॉलर की हैं और वो जैसे मैंने पहले कहा IMF के नए पैकेज के बगैर पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है वैसे IMF देगा पैकेज जितना? तो खैर हम हमारी रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा इसना फरमा रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो हिस्ट्री है पिछले 1-1.5 साल की जो कुछ हुआ है, आपको लग रहा है मिल पाएगा इतनी जल्दी? देखिए, पाकिस्तान की वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान
इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एतबार और एतमाद का फुकदान है। पिछले कम से कम 2 या 3 सालों से जो माशी फैसले पाकिस्तान के अंदर लिए गए हैं, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो या वो पीडीएम की हुकूमत हो, वो सियासी बुनियादों पर लिए गए हैं और ज्यादातर वो जो फैसले लिए गए हैं उनमें आईएमएफ से जो एग्रीमेंट था उसकी खिलाफ वर्जी की गई। अगर आप याद करें, फरवरी की 28 तारीख सन 2022 जब साबिक वज़ीर आज़म साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने 10 रुपए का सब्सिडी का ऐलान किया पेट्रोल और डीजल की कीमत में, जबकि उनकी अपनी ही हुकूमत जो है वो वादा कर चुकी थी, वो एग्रीमेंट कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। अगर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, पीडीएम की हुकूमत आ जाती है अक्टूबर 2022 में, याद कर लें इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने एक फैसला लिया कि रुपए की कीमत को मसनूई तौर पे उसकी कदर जो है वो डॉलर के सामने मसनूई तौर पे उसको मजबूत रखा जाएगा। ये भी एक खिलाफ वर्जी थी। हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना आईएमएफ से वादा कर चुकी थी कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। फिर मार्च में आ जाए, मार्च 2023 में आपको याद है कि हुकूमत की तरफ से सब्सिडी का ऐलान किया जा रहा था कि 800 सीसी से कम गाड़ियां और मोटरसाइकिलिस्ट को, वो भी आईएमएफ से एग्रीमेंट की एक और खिलाफ वर्जी थी। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा खदशा मेरा ये है कि बहुत बड़ा फुकदान है, गैप है एतबार और एतमाद का बिटवीन आवर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आईएमएफ। तो सर ये बताएं कि अभी जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इस मरतबा कंसर्न जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से भी रेज़ किया है, अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें कि जी बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने रेज़ किया है, तो क्या कंसर्न रेज़ करना और दूसरा फियर साथ ये कि उन्होंने इसको एज ए शर्त रख दिया है, आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सख्त शराइत होती चली जा रही हैं और इसके बगैर दे वुड नॉट एग्री? फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा ही है जैसा कि लिखा भी जा रहा है, ब्रेक भी किया जा रहा है। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ नेचुरल है, लॉजिकल है। किसी से हम उधार लेने चले हैं और अगर हमारे मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क की अपनी ही एक बहुत बड़ी जमात जो है वो केओस, एनार्की और आग लगाने में तुली हुई है, तो जो उधार देने वाला है वो शक व शुबहात में पड़ जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में मुझे मुर्तज़ा साहब नजर ये आ रहा है कि किसी किस्म की जो सियासी इस्तेहकाम जो बहुत हाइट पे पहुंच गया था उसमें कमी आती नजर आ रही है। मुझे महसूस ये हो रहा है कि जो सियासत और मईशत का एक गहरा गठजोड़ था और उस सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में हमारी मईशत जो डूबे चली जा रही थी, उस सियासी अदम इस्तेहकाम पे किस किस्म का कंट्रोल आता हुआ नजर आ रहा है, उसका जो दर्जा हरारत है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। जो पार्टी और जो शख्सियत जो अपने सियासी मुफाद में समझ रही थी कि सियासी अदम इस्तेहकाम उसके सियासी मुफाद में है, उस पर बहुत हद तक कंट्रोल पाया जा रहा है। लेकिन सर इसके बरक्स अगर हम देखें, जो आप फरमा रहे हैं, आपकी बात से डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच देखें, यूनाइटेड नेशन देखें, इसके अलावा और भी कुछ इदारे हैं जिन्होंने, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उन्होंने हालात और जिस ट्रैजेक्टरी में चीज़ें बढ़ रही हैं उसके हवाले से शदीद कंसर्न्स रेज़ किए हैं। मैं किसी मुल्क या उसके सदर या उसके मेंबर पार्लियामेंट की स्टेटमेंट्स को नहीं कोट करना चाहता, बट आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करता है आईएमएफ और वो इनको सीरियसली लेता है? जी बिल्कुल सीरियसली लेता होगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है जिसका आपने आईएमएफ की स्टेटमेंट का जिक्र किया, उसमें इन इदारों का जिक्र नहीं है, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जिक्र किया गया है। डेफिनेटली। और मेरा कहना आपके सामने दरख्वास्त ये थी कि लग रहा ऐसा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले के मुकाबले में, सियासी जो इस्तेहकाम है वो पहले के मुकाबले में इम्प्रूव होता नजर आ रहा है, फर्दर डिटेरिएशन उसमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा चलें सर आगे बढ़ते हैं। अब जिसने आपने फरमाया कि द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ आईएमएफ, बेल आउट पैकेज के अलावा हमारे पास हाल नहीं है और यही नज़र आता है, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ज़मीनी हक़ाइक़ क्या होंगे? लोगों को कुछ तो रैशनल पिक्चर पोर्ट्रे मेरा ख्याल है करनी चाहिए, मीडिया को भी, कि भाई ये मुमकिन तौर पर चीज़ें हो सकती हैं। आई मीन इफ़ वी डोंट गेट देन व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पब्लिक? ये नेक्स्ट स्टेप रियली इज द बजट। हुकूमत ये चाहेगी कि किसी किस्म का सियासी बजट दे, क्योंकि को रख रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है और कोई इलेक्शन बजट सामने आए। आईएमएफ ये चाहेगी कि माशी बजट सामने आए और सियासी और सियासत को तरजीह न दी जाए मईशत के ऊपर। मुझे मेरा खदशा ये है कि जिस सिमत में हम जा रहे हैं, जिस माशी सिमत में हम जा रहे हैं, वो 3 से 6 महीने से ज्यादा
सस्टेनेबल नहीं है। उसमें अगर यही सिमत रहती है तो खदशा ये है कि किसी किस्म का बड़ा धमाका होने का खतरा हो सकता है। डिफॉल्ट टाइप चीज कोई हो सकती है। जी, डिफॉल्ट टाइप चीज हो सकती है। जैसे मैंने कहा 41.8 अरब डॉलर की अदायगियां हैं और वो IMF के बगैर अदायगियां नहीं हो पाएंगी। जो आलमी मालियाती निज़ाम है जिसका पाकिस्तान एक हिस्सा है, उसमें IMF का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि IMF इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम देता है। हमने माजी में भी देखा है कि चाहे वो चीन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, उनकी तरफ से यही पैगाम आता रहा है कि अगर आपके पास IMF की छतरी अवेलेबल होगी तो फिर हम अपनी तिजोरी के दरवाजे खोलने को तैयार होंगे। IMF की छतरी के बगैर शायद जिनको हम फ्रेंडली कंट्री स्टैंड से कहते हैं, उनकी तरफ से भी मदद ना पहुंच पाए। लेकिन सर ऐसे भी खबरें आई थी फारूक साहब, आपको याद होगा कि कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ लाइक UAE ने रब्ता IMF ऑफिशियल से किया है, कुछ गारंटीज़ दी हैं और उनको कहा है कि जितने पैसे हमने इनके अगेंस्ट लोन के तौर पे प्लेज किए हैं, तो लगता है कि उसमें भी कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। मुझे साहब, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, UAE की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल जो है वो एक्टिवली डिस्कस की जा रही है। UAE की जो पॉलिसी है, जो पिछले साल भर में हमने देखी है, उसमें मजीद कर्जा जात देने की पॉलिसी जो है वो UAE ने ख़त्म कर दी है। चाहे वो मिस्र के हवाले से हो या पाकिस्तान के हवाले से हो, UAE की जो प्रपोजल अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है वो इन्वेस्टमेंट इनटू स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के हवाले से है। नाम आ रहा है पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, और उसके शेयर्स जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है UAE का एक जो वेल्थ फंड कहलाता है। तो UAE का इशू जो है वो मैं समझता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया था फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक है, उस ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बात करेंगे हुकूमत के उठाए गए एतराज़ात के हवाले से उस बेंच पर जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं, समेत उनके 5 जजेस हैं, जो ऑडियो लीक्स पर बनाई गई 3 रुकनी बेंच था उसके हवाले से अपने कंसर्न्स रेज कर चुके हैं। इस बेंच पर जो एतराज़ उठाए गए जिसमें चीफ जस्टिस शामिल हैं, कहा गया है कि उनकी खुशदामन जो है वो इस केस का हिस्सा है या उनसे इंक्वायरी की जाना है, जिसको फ़ाइज़ ईसा साहब लीड करेंगे। सो चुनाचे वो किसी भी जज का रिश्तेदार अगर किसी केस के अंदर हो तो उस केस को सुन नहीं सकते। इसके हवाले से इफ्तिखार चौधरी साहब की जजमेंट का भी जिक्र किया गया है। बहरहाल इस पर बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें बैरिस्टर वक्कास अबरेज़ खान साहब। वेलकम टू द शो। खान साहब, सर ये फरमाइएगा कि आज हुकूमती एतराज़ात जो उठाए गए हैं इसको आप कैसा देखते हैं? इससे कबल जो ईसा साहब की सुपरविजन के अंदर बेंच बनाया गया उस पर जो क्रेडिट उनको दिया गया था उसको कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन काज। तो यही हमारे कानून के अंदर भी चीजें एनंसिएटेड और न्यूमरेटेड मिलती हैं कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन काज, कि कोई भी शख्स अपने किसी केस में, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अपनी जात से मुतल्लिक केस है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी किन से रिलेटेड केस है, रिश्तेदारों से रिलेटेड केस है, तो नियरेस्ट वन से रिलेटेड केस है, तो आप कोशिश करें कि उस केस के अंदर चूंकि आपको लोग प्रेजुडिस बोलेंगे, बायस बोलेंगे, पार्शियल बोलेंगे, जानबदारी का आपके ऊपर तासुर दिया जाएगा या इल्जाम लगाया जाएगा, तो अल्टीमेटली दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस को उस बेंच से या उस केस से अपने आप को अलग कर लिया जाए। जिस केस का आपने खुद भी हवाला दे दिया, अरसलान इफ्तिखार का केस था, जिसमें हमने माजी में देखा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पे ये एलिगेशन या एक्विजिशन इम्पोज किया गया था कि आप प्रेजुडिस हैं, आप बायस हो सकते हैं। इस केस के अंदर तो उन्होंने खुद को उस बेंच से अलग कर दिया गया था। और यही हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर या कोड ऑफ कंडक्ट है जो जुडिशरी के हवाले से, वो भी इस चीज की तंबीह करता है। दूसरी चीज ये है कि जो बेंच बनाया गया था, आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड, खसूसी तौर पर हुकूमत की तरफ से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कंसल्टेशन करना है, जो उनके साथ मशवरा करना है, वो एक रस्मी सा है, वो कन्वेंशनल है, वो कस्टमरी हैसियत का हामिल है। लेकिन किसी भी सूरत अगर हम देखें कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के सेक्शन 3 को, तो उसमें कैटेगोरिकल इस चीज की वजाहत की गई है, दिस इज द डिस्क्रेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये वफाकी हुकूमत की स्वाबदीदी इख्तियार है
कि वो किसी भी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर अपनी मर्जी का कमीशन मुकर्रर कर सकते हैं। हाँ, जो हमने देखा कि हमारी कस्टमरी कन्वेंशनल प्रैक्टिस ये थी कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कंसल्टेशन में या लूप में ले लिया जाता है, उनसे कंसेंसस डेवलप कर लिए जाते हैं, चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कौन से जजेस को कौन सा काम असाइन करना है, कौन से केसेस बनाने हैं, कौन से बेंचेस बनाते हैं सर, तो फिर मुझे बताएं क्या उनका इख्तियार है कि वो उसको चैलेंज कर सके जिस तरह उन्होंने किया? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरीके से भी उसको चैलेंज किया जा सकता है सिर्फ इस बेस पे कि उनके साथ कंसल्टेशन नहीं की गई। क्योंकि कानून के अंदर तो कंसल्टेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया गया। जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2007, हमारे नाज़रीन को थोड़ा आसान करके आप अगर बता सकें कि अब इसमें जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब के ऊपर भी एतराज़ उठाया गया हुकूमत की जानिब से, तो उसमें किथन किन वाला तो मामला है नहीं जो उन पर अप्लाई होता है। अगर चीफ जस्टिस साहब अपने आप को इससे अलग कर लेते हैं और कोई रिप्लेसमेंट दे देते हैं, तो फिर एतराज़ जो बाकी 2 जज साहिबान पर उन्होंने लगाया वो जायज़ है या वो बिल्कुल जायज नहीं है? नहीं जायज, बिल्कुल जायज नहीं। देखिए, हमारे यहाँ जो भी चीजें की जाती हैं वो इन टोटो ही कर दी जाती हैं, पीस मेल के अंदर नहीं की जाती। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक जज के हवाले से, किसी की शख्सियत के हवाले से कोई इतराज है, तो इन टोटो आप उस एप्लीकेशन को कभी भी फाइल ना करें जिसमें दूसरे जजेस को भी आप पार्शियल प्रेजुडिस या बायस होने का कोई तासुर उनके साथ एजुडिकेट करें या एसोसिएट करें। तो अल्टीमेटली दिस इज एब्सोल्युटली मैलाफाइड प्रैक्टिस कि आप, अगर आपको ये लगे कि जस्टिस एजाजुल हसन ने या दूसरे जज साहब ने भी कोई माजी में, करीब में या बईद में आपके खिलाफ कोई इस तरह के फैसले दिए हैं और आपको लगे कि ये फैसला भी शायद आपके खिलाफ आ जाए, तो अल्टीमेटली आप उनके ऊपर भी जानबदारी का तासुर जो है वो एस्टेब्लिश कर दे। तो मेरा ख्याल है कि जो एक चीज थी दैट वाज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड के चीफ जस्टिस साहब का जो आपने, जो उनकी मदर इन लॉ थी, आपने उसका जो है उसको कोर्ट भी कर दिया कि उनकी ऑडियो लीक भी उस हवाले से उसके अंदर जो है कमीशन ने एजुडिकेट करनी थी, डिसाइड करनी थी, डिटर्मिन करनी थी क्या ये गुफ्तगू वाकई हकीकी गुफ्तगू थी और क्या ये तहरीरकारी के थ्रू तो नहीं ये टेप रिकॉर्ड की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको तो बिल्कुल उस बेंच पे नहीं बैठना चाहिए, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त अबव एंड ओवर जुडिशरी का हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक इम्पैक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली हमारे पार्लियामेंटेरियन की तरफ से, उनको थोड़ा सा इस चीज का जरूर ख्याल करना चाहिए कि यही जजेस है जिन्होंने आपको जो है रिलीफ दिया, यही जजेस है जो बड़े बड़े केसेस में जिन्होंने खान साहब के खिलाफ जो है वो कमर कसली इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ द लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। तो आज अगर आपको कहीं ये लगता है इन द लाइट ऑफ लीगल असेसमेंट ऑफ योर लीगल कम्युनिटी, जो भी आपकी लीगल टीम है, लीगल कम्युनिटी है, वो आपको अगर इस चीज पे ब्रीफिंग देते हैं कि ये फैसला हमारे खिलाफ आने लगा है, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि जुडिशरी को मलाइन किया जाए, जुडिशरी को अंडरमाइन किया जाए, इनकी अथॉरिटी को कमजोर कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। और चीज़ें भी आपसे अगर समझ लेंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी लोगों को भी। ये फरमाएं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, आप जानते हैं कि एक दफ़ा दोबारा एक्टिव हैं सिविलियन के, उसके अंदर ट्रायल हो रहे हैं। 16 रिसेंटली नाम जो है वो दिए गए हैं, हैंड ओवर किए गए हैं लोग जिनका अब केस वहाँ पर चल रहा है। मैं ओवरऑल आपका एनालिसिस जानना चाहता हूँ अबाउट द मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि इस पर बहुत सारे कंसर्न्स इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं उनकी जानिब से रेज़ किए गए हैं, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यूनाइटेड नेशन है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, समेत और भी मुख्तलिफ मेंबर पार्लियामेंट अमेरिका के, कनाडा के, उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार ख्याल किया है। हाउ डू यू एनालाइज ओवरऑल द मिलिट्री कोर्ट्स इन एनी सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेटिक कंट्री? देखिए, जितने भी इस वक्त ग्रेव या एक्सटेंसिव सर्कमस्टेंसेस परवेल कर चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर आपने 9 मई का जो वाकया था, हर हासो आम, बल्कि वो लोग जो इस पार्टी से ताल्लुक रखते थे उन्होंने कंडेम भी किया, पार्टीज की रुकनीत से जो है वो मुस्ताफी भी हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें अगर इन नटशेल देखे तो एक तो चीज जो है वो बड़ी क्लियर थी कि हमने किसी न किसी तरीके से उन लोगों को तो निशाने ब्रत बनाना था, प्रेसिडेंट्स क्रिएट करने थे कि जो लोग स्टेट्स की लॉ को जलाते हैं, जो लोग हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी आर्म फोर्सेज से रिलेटेड जिसमें तनसीबात है, जितने भी उनकी निशानियां, अगर उसको आप किसी तरीके से मलिया मेड करने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली यू हैव टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेज, यू हैव टू फेस म्यूजिक। और स्टेट जो है, अगर आप अफलातून की, अरस्तू की या सुकरात की जो रियासत के कंसेप्ट पढ़े तो बाज़ औक़ात हमें स्टेट जो है वो टेरनाइज वाले एक्ट करते हुए नजर आती है, क्योंकि उसने पूरी रियासत के लोगों का निज़ाम चलाना है। तो अल्टीमेटली वो लोग जो स्टेट की यूनिट को चैलेंज करते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो मिलिट्री कोर्ट्स का जो क़याम और मिलिट्री जो हमारे 1952 के ये लॉज हैं, जो आर्मी एक्ट है, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कैटेगोरिकली इस चीज़ की वजाहत तो की गई है कि अगर कोई भी सिविलियन है, कोई आम शहरी है, अगर वो
इस तरीके से फौज की तंसीबात पे हमला करता है, उसे जलाता है, उसे गिराता है, तबाही और बर्बादी वहां पे मचा रहा है, तो अल्टीमेटली दे कैन आल्सो ट्रायल बिफोर दी मिलिट्री कोर्ट्स। जो आपने कंसर्न्स बताए, डिफरेंट कंसर्न्स थे, उसमें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक फैसला भी था कुलभूषण यादव के केस में, उसमें भी कहा गया था, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया था कि आम सिविलियंस के केसेस को जो है आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई ना करें। और यही जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी फैसला था कुलभूषण यादव के केस में कि आप मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय आम सिविलियन कोर्ट्स के अंदर इन चीजों को ट्राई करें। लेकिन वंस अगेन आई विल होल्ड माय ओपिनियन, इस तरह के केसेस के अंदर अगर आप आर्मी एक्ट के तहत भी सारी चीजों को ट्रीट करेंगे तो आइंदा आने वाले एक वक्त में, एक टाइम में आप एक प्रेसिडेंट जरूर क्रिएट करेंगे। अगर आप रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे, वो जो माहदा इमरानी जो रियासत की कवानीन की पासदारी करना, ताबेदारी करना और ताद करने का एक शहरी हल्फ उठाता है, अगर आप उसकी खिलाफवर्जी करेंगे तो आप हर तरह के नुकसान उठाने के लिए, हजीमत उठाने के लिए पे तैयार रहेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल सर ये फरमाइएगा, ये इलेक्शंस का क्या चक्कर है? 14 तारीख तो गुजर गई, आप जानते हैं, अगला महीने बल्कि अगली भी 14 आने वाली है जल्द। क्या नज़र आ रहा है, क्या लग रहा है, कानून आइन क्या कहता है? सियासी जो सूरत हाल है वो तो एक तरफ है, आइन कानून अब कहाँ पे? सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, बड़ा शोर था, और चीफ जस्टिस साहब आप जानते हैं, आपकी मेरी कई दफ़ा बात हुई, उन्होंने कहा कि जी ये 14 को होंगे तो हर सूरत तय है। तो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, कोई मसला, कोई मसलियत, आई मीन क्या कानून इन तमाम तर चीज़ों को सामने मलूज़ खातिर रखता है? मुर्तजा अहमद से थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। मैं ये समझता हूँ कि हमने हर डेट ऑफ हियरिंग में यही एक्सपेक्ट किया, और जिस तरह हमें बताया जाता था और मीडिया पे ये सारी नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव स्टैब्लिश कर दिए गए कि जिस तरह माजी में हुआ यूसुफ रजा गिलानी के साथ, निहाल हाशमी के साथ और दीगर मेंबर मजलिस पार्लियामेंट के साथ, तो शायद इस दफा भी वो सारा नजला गिरे और इस वक्त पुरजो लीरो लीर हर चीज नजर आए और एक प्राइम मिनिस्टर को फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में घर भेज दिया जाए। लेकिन जो आपने बात की, शायद जब जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा होना चाहिए था तब हुआ नहीं। जब आप एक कदम आगे बढ़ जाए फिर आप बैकफुट पे चले जाएं, तो अल्टीमेटली वो प्लेयर जो एक कदम आगे बढ़ के खेलता फिर बैकफुट पे जाता, तो ये स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया में कहीं भी पसंद नहीं की जाती। तो अगर फ्रंट फुट पे खेल रहे थे और आप ये समझते थे कि सारी चीजें एक्टिवली, एक्सपीडिशियसली, फास्टली इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप डिसाइड और डिटर्मन करेंगे और आयन को विद इन प्रिस्क्राइब टाइम इन्फोर्स करेंगे, इंतहाबात विद इन प्रिस्क्राइब टाइम आप उसको जो करवाएंगे, तो अगर आप नहीं करवा सके तो आप जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने का कोई फायदा नहीं है। आपने इन सारी चीजों को बाय द बुक ऑफ लॉ लेके चल रहा है। अगर किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो बात नजर में नजर भी आती है कि अगर आपने एक लिमिटेड टाइम दिया आयन के दायराकार में रहते हुए, अगर उस शख्स ने, कोई भी शख्स, चाहे वो पीएन से प्राइम मिनिस्टर तक कोई भी शख्स हो, पाकिस्तान का शहरी हो, अगर वो उसकी खिलाफवर्जी करता है तो आर्टिकल 204 आयन का बड़ा क्लियर है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बड़ा क्लियर है। तो इन तमाम चीजों के होते हुए, माजी में नजीरे होते हुए, मिसालें होते हुए, प्रेसिडेंट्स होते हुए, अगर रूल ऑफ लॉ की इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नजर नहीं आएगी, तो शायद आइंदा आने वाले वक्त में हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है, जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, शायद वो उस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता हुआ नजर आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी बैरिस्टर वक्कार खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए नाज़रीन वक्त निकाला। वक्त ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का नाज़रीन, हालात हाज़रा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।